नमस्ते। आज हम बात करेंगे यूनानी चिकित्सा की, यूनानी पद्धति की। देश में इस वक्त चर्चा हो रही है कि हम अपने पुराने दौर की तरफ लौटें। युवा वर्ग उस पुराने दौर को याद कर रहा है जब हम सेहतमंद रहते थे। हमने कुछ ऐसी चीज़ों को अपना लिया था जो हमारे और हमारे परिवार के लिए बेहतर नहीं था। तो एक बार फिर से पुरानी चीज़ों को याद किया जा रहा है। यूनानी पद्धति उन्हीं पुरानी चीज़ों में से एक है, एक पद्धति है। आज इसी पर हम बात करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मेहमान हैं मोहसिन देहलवी साहब, जो चेयरमैन हैं देहलवी ग्रुप ऑफ कंपनीज के। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका, वेलकम, इस्तकबाल है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुना होगा यूनानी पद्धति, यूनानी चिकित्सा, लेकिन इसका जो हिस्ट्री है उससे वो अनभिज्ञ होंगे। तो सबसे पहले जो हमारे व्यूवर हैं उनको आप इसके हिस्ट्री के बारे में बता दीजिए, क्या है इसका इतिहास? जी, यूनानी जो है वो यूनान जो वर्ड है ये इसको हम अरबिक वर्ड है ये, और इसको ग्रीस का ये ट्रांसलेशन है अरबिक में। तो इसका जो यूनानी का जो ओरिजिन है वो यूनान से है, दैट मीन्स फ्रॉम ग्रीक। जैसे आयुर्वेदिक में कफ वात पित्त होता है, इसी तरह से यूनानी में भी 4 ह्यूमर्स होते हैं, खून, बलगम, सफरा, सौदा। तो इसी के बेसिस पे जो उन्होंने ही इस की नींव रखी थी, जो ह्यूमरल थ्योरी हम जो बोलते हैं इसको। और उन्होंने कहा था कि भी इन चारों में से किसी का भी इम्बैलेंस होता है उससे वो बीमार पड़ता है। और इसको आगे ले गए गैलन, जो भी एक ग्रीक फिलोसोफर थे, जो 2nd सेंचुरी AD में थे। उन्होंने इस को आगे बढ़ाया। उनको हम लोग यूनानी में कहते हैं हकीम जालिनूस। तो ये इसकी हिस्ट्री है। वहाँ से ये सऊदी अरब गई। अरब से जब इंडिया में ट्रेडिंग शुरू हुई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू हुआ, तो वहाँ से कुछ हकीम लोग पर्शिया से, सऊदी अरेबिया से आए इंडिया में। यहाँ क्योंकि मुग़ल एम्पायर था तो उन्होंने पैटर्नेज दी इनको, हकीमों को। जैसे आपने बताया कि ये 2500 साल पुरानी पद्धति है, तो कोई भी चीज़ अगर इतने लॉन्ग टाइम से रन कर रही है तो ये तो तय है कि वो समय के साथ उसने खुद को भी इवॉल्व किया होगा, अपग्रेड किया होगा और पूरी दुनिया में स्प्रेड हुआ होगा। अगर ग्रीस से ये शुरू हुआ तो आसपास के देशों में तो चलिए फैल जाता है, लेकिन आज ये पद्धति दुनिया के ज़्यादातर देशों ने अपनाया है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो ये इवॉल्व कैसे हुआ, इस पर अगर थोड़ा सा फोकस कर पाएँ। देखिए, जब ये वहाँ से ग्रीस से आया पर्शिया, तो वहाँ की जड़ी बूटियाँ ऑब्वियसली जब कोई सिस्टम एक मूव करता है तो वहाँ की जो लोकल हर्ब्स हैं उसको भी उसने अडेप्ट किया। जो लोकल, क्योंकि वहाँ के जो हकीम थे या डॉक्टर्स थे या हम कहेंगे रिसर्चर्स थे, उन्होंने वहाँ के लोकल जो हर्ब्स थे उसको भी अडेप्ट किया। इसी तरह से सऊदी अरेबिया गया, वहाँ से भी अडेप्ट किया। उसके बाद फिर ये इंडिया आया, तो इंडिया में भी हकीम थे। तो अच्छा, क्योंकि यहाँ आयुर्वेदा भी था तो कुछ जड़ी बूटियाँ इंडिया के भी इस्तेमाल हुई। तो अगर हम ये देखें तो ये कंपोजिट है, यानी अब आज भी कई हर्ब्स हैं जो इंपोर्ट होते हैं, पर्शिया से भी होते हैं, ग्रीस से भी होते हैं, सऊदी अरेबिया से भी होते हैं। तो ये इवॉल्व होता गया सिस्टम और एडवांसमेंट्स होती गई जो लोकल जहाँ जहाँ गया ये सिस्टम। अनफॉर्चुनेटली इस थोड़ा सा इसमें नोमेनक्लेचर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। हम कहेंगे आयुर्वेदा जो है वो हर पूरी दुनिया में आयुर्वेदा के नाम से मशहूर है, लेकिन यूनानी में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी हुई कुछ। जैसे जब ये पर्शिया गया तो उन्होंने यूनानी नहीं कहा उसको, उन्होंने उसको पर्शियन मेडिसिन कह दिया या ट्रेडिशनल इस्लामिक मेडिसिन कह दिया। तो इसी तरह से जब ये सऊदी अरेबिया गया, वहाँ ग्रीको अरबिक मेडिसिन कह दिया। इसी तरह से चाइना गया तो उसको युगोर मेडिसिन कह दिया। इसी तरह से जब ये साउथ अफ्रीका गया तो वहाँ तिब मेडिसिन कहा। तो ये है, तो हर जगह आपको मिलेगा ये सिस्टम, बट इसके नाम अलग अलग होंगे। ये सिर्फ इंडिया में और श्रीलंका में यूनानी कहला जाता है
और बांग्लादेश में। ठीक है सर। पाकिस्तान में इसको ईस्टर्न मेडिसिन बोलते हैं। अब मैं आता हूं सर वर्तमान पे। आज देलवी ग्रुप ऑफ कंपनीज एक एस्टेब्लिश नाम है और देश ही नहीं दुनिया में इसकी पहचान है। लेगेसी आप लोगों की बड़ी है, तो सबसे पहले देलवी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में बताइए कि कैसे आप लोग इस क्षेत्र में हैं, आपकी लेगेसी क्या रही और कैसे इस पद्धति को देलवी ग्रुप ऑफ कंपनी आगे कंटिन्यू कर रही है। ये 1926 हम 100 साल मना रहे हैं इस साल। 1926 में हकीम भूरे मियाँ थे जी। उन्होंने ये कंपनी फॉर्म करी थी बड़ा दवाखाना के नाम से, और उसके बाद ये 1956 में हमारे दादा ने इसको टेक ओवर किया और फिर मैंने 1978 में, उसके बाद फिर ये हम लोग इसको आगे बढ़ाते गए और थोड़ा सा मॉडर्नाइज भी किया, क्योंकि बहुत सारी इसमें चीनी इस्तेमाल होती है हर बेसिस वगैरह हम देखें तो हमने इसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया और कई हमने फॉर्मुलेशंस हम लेके आए और इसको थोड़ा पॉपुलर करा इस सिस्टम को हमने इंडिया में। और हम पहली कंपनी है जो शुगर फ्री कैप्सूल्स हमने। इसमें एक बात जिस पर आपने विशेष जोर दिया सर, मॉडर्नाइजेशन का, तो 78 और 2026 में दुनिया बहुत बदल चुकी है। कई सारी से आपने खुद जिक्र किया कि पहले शुगर बड़ा इस्तेमाल होता था, आपकी कंपनी ने शुरू किया कि शुगर फ्री किया, ज़ीरो कर दिया। तो अचीवमेंट्स क्या इस तरीके के आप लोगों के और रहे होंगे? माइलस्टोन्स आपकी कंपनी का क्या रहा जिसने समाज के बेटरमेंट के लिए, हेल्थ सेक्टर के बेटरमेंट के लिए काम किया हो और लोगों को उससे फ़ायदा हुआ हो? सबको हमें पता है कि भी डायबिटीज़ जो है इंडिया जो है वो एक वर्ल्ड कैपिटल बन चुका है डायबिटीज़ का। और सबसे पहले जब भी मरीज़ जाता है किसी डॉक्टर के पास तो वो पूछता है कि भाई तुम्हें शुगर तो नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है क्योंकि उसको उसी हिसाब से मेडिसिन्स देनी होती हैं जी। तो अगर हम देखें यूनानी सिस्टम में 70 to 80% शुगर बेस्ड होती हैं सारी। तो फिर जब मरीज से हकीम ने पूछा कि भाई तुम्हें शुगर तो नहीं है, तो अब वो उसने कह दिया हाँ है, तब उसका हाथ रुक गया। अब वो सोचता है कि मैं उसको क्या दवाइयाँ दूँ, क्योंकि हमारे यहाँ माजून होती हैं, जवारिश होती है, शरबत होते हैं, तो ये सारे जो हैं वो शुगर बेस्ड होते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत होती थी, तो उसको हमने सोचते हुए, उसको देखते हुए रिसर्च करी और ये देखा कि भी हम जो इसको हम किस तरह से इसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं। तो फिर ये हुआ कि इसको हम कैप्सूल फॉर्म, जो जैसे मैंने कहा जवारिश जारिनूस जो हमारी मशहूर दवाई थी, उसमें भी तकरीबन 75 to 80% शुगर होती है, तो उसको हमने पिल फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट किया ताकि इसकी कोई एफिकेसी में अच्छा, और ये हमने ख़ास तौर से ध्यान दिया कि इसकी एफिकेसी में कोई कमी ना आए। इसी तरह से हमने कुछ कैप्सूल फॉर्म में हम लेके आए। फिर कुछ साल बाद लोगों की डिमांड आई कि भाई जो शरबत्स हैं उसको आप शुगर फ्री लेके आइए, वो हमने किए। तो ये हमारी पहली कंपनी थी जिन्होंने शुगर फ्री फिर हमने लॉन्च किए सिरप्स। फिर हुआ कि भाई माजून और ख़मीरे जो भी हैं इसको भी आप शुगर फ्री करिए। तो हमने फिर रिसर्च करके एक इसमें एक इंग्रेडिएंट होता है जो नेचुरल बनाना से निकली होती है शुगर। इसमें हमने कोई अस्पार्टम वगैरह या एक्सटर्नल कोई शुगर कंटेंट नहीं डाला आर्टिफिशियल। तो उसको हमने इस्तेमाल करके ये हमने बनाए ख़मीरे और माजून। फर्स्ट कंपनी थी। कमी पूरी करके एक हमने अलग से एक पेडियाट्रिक रेंज बच्चों के लिए निकाली है और उसके साथ गमीज़ भी हमने लॉन्च करी, जो पहली यूनानी कंपनी है जिन्होंने गमीज़ लॉन्च करी। अब मैं बहुत लेमैन की भाषा में समझना चाहता हूँ आपसे, और मैं चाहता हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं जो आपको सुन रहे हैं वो एडुकेट भी हों। जिसका आपने जिक्र किया कि पुरानी पद्धति है, तो इस तरीके की जो भी दवाइयाँ बनती हैं, मेडिसिन बनते हैं, उनमें इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, उनमें तत्व क्या होते हैं जिससे ये दवाइयाँ तैयार होती हैं। आयुर्वेद को लेकर बहुत ज़्यादा लोग जागरूक नहीं हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जागरूक हैं।
यूनानी पद्धति में क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं जो सेहत के लिए अच्छी होती हैं, और क्या आपको लगता है इसमें और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है? इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूं तो जब ये सिस्टम जब दवाइयाँ नहीं बनी थी, पहले लोग जड़ी बूटियों से इलाज करते थे, तो हर मोहल्ले में कोई ना कोई एक बुजुर्ग होता था जो फ्री में मरीज को कुछ ना कुछ दे दिया करता था। कोई आया मिसाल के तौर पे, उसने कहा जी मेरे पेट में दर्द है, तो उसने घर से निकाला सौंफ दे दी कि भाई ये तुम चबा लो, ठीक हो गया। उल्टी हो रही है, आपने अनार पिला दिया कि भाई अनार का जूस पी लो, उल्टी ठीक हो गई। तो इस तरह के चीज़ें जो हमारे किचन में होती थी वो पहले इस्तेमाल होती थी, वही चीज़ अब आप कह दो कि दवाइयों में हम डालते हैं। अगर हम देखें तो काली मिर्च है, हल्दी है, लहसुन है, ये सब जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं अपनी दवाइयों में। इसके अलावा ये तो खैर चलिए ये हम कह देंगे ये होम रेमेडीज़ के लिए ये सारी होती हैं कि भाई जो आपके किचन में देसी नुस्खे हो गए। अब अगर हम आ जाएं तो ज़ाफ़रान, केसर जिसको कहते हैं, वो डलता है इसमें, और कुछ जैसे मैंने कहा इम्पोर्टेड होती हैं जो हर्ब्स हैं, जो ग्रीस से आता है। एक हमारा मैस्टिक गम होती है जो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी तरह से जो नज़ले की जो दवाइयाँ हैं वो आज ईरान से आती हैं, गुल बनफ्शा है, गुल गाज़ुबान है, तो ये आती हैं। तो ये अगर हम देखें तो ये सारी जड़ी बूटियाँ हैं। कुछ मिनरल ऑरिजिन्स की भी होते हैं कि भाई जैसे मरवारीद मोती जिसको हम कहते हैं वो इस्तेमाल होता है, चांदी इस्तेमाल होती है। अब तो खैर बहुत महंगी हो गई चांदी, लेकिन अभी भी इस्तेमाल होती है। जी जी। कुछ में सोने का वर्क भी डलता है। तो इस तरह के इंग्रेडिएंट्स इसमें होते हैं। सर देखिए, जिस सेक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं और जिसके आप एक्सपर्ट हैं, कोई भी सेक्टर डेवलप तभी करता है जब उसका दुनिया में एक मार्केट डेवलप हो, और मार्केट जब तक डेवलप नहीं होगा बाज़ार नहीं बनेगा, और बाज़ार तभी बनेगा जब कंज्यूमर होंगे। तो दुनिया भर में यूनानी मेडिसिन का बाज़ार कितना बढ़ा है पिछले कुछ सालों में, उसमें आप हिंदुस्तान को भी जोड़ लीजिए कि दुनिया का बाज़ार और हिंदुस्तान का बाज़ार कहाँ पर स्टैंड करता है, और हिंदुस्तान के और दुनिया के उस बाज़ार में दहलवी ग्रुप ऑफ कंपनी कहाँ पर खड़ी है। जो लोकल हम कहेंगे कि मार्केट डेफिनेटली बड़ा है, और जब से 2014 से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनी है तो इसको प्रमोशन मिली है। इतनी नहीं जितनी आयुर्वेदा को मिली, बट डेफिनेटली मिली है। मार्केट बड़ा है, अवेयरनेस बड़ी है। लोग जो भूल गए थे इस आयुर्वेदिक और यूनानी को, वो वापस इस सिस्टम में आ गए हैं। और ख़ास तौर से जब कोविड हुआ तो ये दोनों सिस्टम्स ने बहुत हेल्थ पे काफ़ी फोकस किया और लोगों ने इस्तेमाल किया, क्योंकि इम्यूनिटी सारा मेन जो प्रॉब्लम थी कोविड में वो इम्यूनिटी की थी। और इम्यूनिटी में देसी इलाज जो है वो सबसे अच्छा है। जैसे हल्दी है, हल्दी सबसे अच्छी इम्यूनिटी बूस्टर है। तो एक काढ़ा बना, कुछ जुशांदा बना उस ज़माने में, तो उससे लोग और इस सिस्टम की तरफ आए हैं। ये सिस्टम जो है वो पेट के जो मर्ज़ होते हैं, सबसे अच्छा जो इलाज होता है वो पेट का जो होता है वो यूनानी और आयुर्वेदिक में है। एलोपैथिक में तो एंटीबायोटिक्स देते हैं ये लोग, और लेकिन हम लोग जो है वो प्योर हर्ब से ही हम इलाज करते हैं। तो और जहाँ तक रहे एक्सपोर्ट का मार्केट पोटेंशियल, थोड़ी सी अवेयरनेस, जैसे मैंने कहा, क्योंकि नोमेनक्लेचर यूनानी का हर जगह अलग अलग है, और ये थोड़ी सी दिक्कत आती है कि भाई चाहे वो आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कोशिश ज़रूर कर रही है, और इंफॉर्मेशन सेल्स भी उन्होंने खोले हैं हर कंट्री में, मोस्टली एम्बेसीज़ में। लेकिन अभी भी हमें अप्रूवल्स नहीं मिलती, क्योंकि जो नॉर्म्स हैं वो बिल्कुल एलोपैथिक वाले नॉर्म्स हैं। क्योंकि अगर आप एज ए मेडिसिन इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो वही नॉर्म्स आ जाएंगे जो एलोपैथिक मेडिसिन अप्रूवल के नॉर्म्स हैं।
तो वो बड़ा मुश्किल है उसको बाईपास करना। अगर हम देखें कि मिनिस्ट्री हालांकि सब्सिडी देती है, बट सब्सिडी इतनी कम है कि वो उससे पॉसिबल नहीं होता। तो इसका जो ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो एज हर्बल सप्लीमेंट्स या फूड सप्लीमेंट्स होते हैं, नॉट एज मेडिसिन बट एज सप्लीमेंट्स। तो मार्केट ग्रो हो रहा है। इंडिया में सप्लीमेंट्स का कंसेप्ट नहीं है। यहाँ हम लोग कहते हैं कि जब तक हम बीमार नहीं होंगे हम दवाई क्यों खाएं, कि भाई हमें तो कुछ नहीं हो रहा, हम दवाई अननेसेसरी क्यों खाएं। बट अगर हम बाहर देखें तो हर को पता है कि भाई 40 साल की उम्र के बाद ये सप्लीमेंट हमने लेना है, 50 की उम्र के बाद ये सप्लीमेंट लेना है, 60 के बाद ये सप्लीमेंट लेना है। तो वहाँ सप्लीमेंट्स का बहुत चलन है और ज़्यादातर जो सप्लीमेंट्स हैं वो हर्बल सप्लीमेंट्स हैं। तो पोटेंशियल बहुत है एक्सपोर्ट की और इंडिया में ग्रो हो रहा है ये मार्केट। सर, दहलवी ग्रुप ऑफ कंपनी, आप थोड़ा अपने कंपनी के फुटप्रिंट के बारे में बताइए, क्योंकि भारत की कंपनी है। भारत में भी ज़्यादातर मैं ये भी एक पर्सनल नोट पे जानना चाहूँगा कि भारत में कहाँ किन किन जगहों पर इसका बाज़ार ब्रॉडर आपको दिखता है। कई जगह ऐसे होंगे जो बाजार तो बड़ा होगा, स्कोप ज़्यादा दिखता होगा, लेकिन मार्केट अभी नहीं नज़र आ रहा। और दुनिया में कहाँ कहाँ आप लोग काम कर रहे हैं? इंडिया में दिल्ली एक अच्छा मार्केट है। अगर हम देखें तो सबसे अच्छा मार्केट जो है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड में थोड़ा सा कम है, कश्मीर है, साउथ इंडिया में बहुत अच्छा चलता है, केरला में बहुत अच्छा इसका मार्केट है, महाराष्ट्र बहुत अच्छा मार्केट है। तो इंडिया में तो 2-3 स्टेट्स को छोड़ के ये काफ़ी इसका चलन है यूनानी का। और एक्सपोर्ट में अगर हम देखें तो मेजर मार्केट हमारी यूके है। यूके में हमारी जो मेडिसिन जाती हैं वो तकरीबन 200-250 पूरी रेंज वहाँ जाती है। ओके। और वहाँ क्योंकि रजिस्टर्ड हर्बलिस्ट होते हैं जो अलाउड हैं टू प्रैक्टिस यूनानी। और इसी तरह से फ्रांस जाता है, जर्मनी जा रहा है हमारा, साउथ अफ्रीका है, मालदीव्स है, यहाँ हमारी प्रेजेंस है। सर, मैं थोड़ा दहलवी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बाद आपने एक अच्छा जिक्र छेड़ दिया कि 250 किस्म के आपके प्रोडक्ट हैं जो ग्लोबली जा रहे हैं, जिसमें यूके सबसे टॉप पर है। तो इसके क्या इतने ही प्रोडक्ट बनाते हैं या और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, सेक्टर्स हैं, अगर आप फोकस कर पाए उस पर? देखिए, हमारे तो तकरीबन 800 प्रोडक्ट्स हैं। ओके। पूरी रेंज है। हाँ। और आई थिंक इंडिया में सबसे बड़ी जो रेंज है वो हमारी कंपनी की है। इतनी बड़ी रेंज कोई नहीं बनाता। ओके। और इसको अगर हम देखें कि जैसे एक्सपोर्ट में नॉर्मली जो एक्सपोर्ट होता है वो सिंगल हर्ब इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सिंगल कैप्सूल्स। अगर आप जैसे करेला है, नीम है, क्योंकि लोग हर इंग्रेडिएंट देखना चाहते हैं कि इसकी क्या बेनिफिट है। यहाँ अगर हम देखें तो एक माजून है या कोई भी कॉम्बिनेशन होगा, उसमें 10-12 इंग्रेडिएंट्स होंगे, तो वो उनको नहीं समझ में आता एक्सपोर्ट में। अगर हम फ्रांस देखें, जर्मनी देखें, तो वहाँ सिर्फ सिंगल इंग्रेडिएंट कैप्सूल्स चलते हैं। जैसे आप समझ लीजिए हल्दी कैप्सूल है, करेला है, नीम है। और इंडिया में तो देयर इज़ नो लिमिट। कुछ ऐसी फॉर्मुलेशन जो क्लासिकल हैं उसमें 20-20, 25-25 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो ये एक डिफरेंस है एक्सपोर्ट और इंडिया के मार्केट में। बार बार जिक्र किया गमीज को लेकर, तो गमीज क्या है, थोड़ा इस पर भी फोकस कर दीजिए। ये गमीज जो है ये नॉर्मली जेलेटिन बेस्ड होती है गमीज। ओके। लेकिन हमारी जो है ये जेलेटिन नहीं है। जेलेटिन एक एनिमल प्रोडक्ट होता है जिससे बनता है ये। तो लेकिन ये जो हमने बनाया है ये 100% वेजिटेरियन गमीज हैं। दे आर लाइक स्वीट, यानी एक मीठा जेली टाइप होता है वो। एंड उसमें बच्चों के लिए पूरा डोज हम उसमें दे देते हैं कि भाई एक गमी ले लो, थोड़ा सा बड़ा होगा तो 2 गमीज आप ले लो। तो उसमें चाहे वो खांसी का हो, चाहे वो बुखार की हो, चाहे नज़ला हो। फॉर इम्यूनिटी में हमारी हल्दी गमीज आती है। तो इस तरह की हमने एक रेंज, हालांकि अभी लिमिटेड है, बट ये हमने स्टार्ट कर दी है।
और बच्चे जो हैं वो उसको अच्छे से, क्योंकि मीठा सभी होता है लोगों वो, के लिए है, जी सब, हाँ एडल्ट्स के लिए भी है, हाँ, बट बच्चे जो हैं वो ज़्यादा उसको सर prefer देखिए, करते आपने हैं। जैसे अभी बता दिया कि आपकी कंपनी के पास जो रेंज है वो भारत की संभवतः इकलौती कंपनी है जिनके पास इतना बड़ा रेंज, 800 से ज़्यादा प्रोडक्ट के रेंज हैं। लेकिन उन 800 में कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिनकी डिमांड सबसे ज़्यादा होगी, पब्लिक उनको सबसे ज़्यादा लेती होगी, उनसे ज़्यादा लाभान्वित होती होगी। तो ऐसे अगर कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसका आप जिक्र करना चाहें। जैसे अगर हम देखें आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन हो गए, जैसे थायराइड है, ओबेसिटी है, हार्ट डिजीज़ हो गए, शुगर हो गई, तो उसके ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे चलने शुरू होते हैं। जैसे हमारा नंबर 1 प्रोडक्ट है अरेबियन नुस्खा, इट इज़ अ सिरप और इसमें 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, और मेन जो है वो हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए और वेट लॉस के लिए ये इस्तेमाल होता है। इसी तरह से हर रेंज में अगर हम देखें तो थायराइड है, थायराइड में हमारा एक थायरो कैप आता है, वो थायराइड के लिए है, ओबेसिटी के लिए ओबेलिन है। तो मेन जो इस वक्त जो फोकस है वो होता है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पे, और कुछ प्रोडक्ट्स हमारे क्लासिकल हैं, लाइक जवारी जालिनोस है। ये किस चीज़ में इस्तेमाल होता है जी? ये पेट के लिए होता है। ओके। और खमीरा अबरेशम हकीम अरशद वाला, इट्स अ वेरी फेमस मेडिसिन फॉर हार्ट। तो ये यानी आप ये समझिए, जिसको यूनानी पता है सिस्टम, तो इसको ये 2 मेडिसिन ज़रूर मालूम होंगी कि ये यूनानी में इस्तेमाल होती हैं। तो और बाकी जो जैसे यूरिक एसिड है, उसके लिए हमारा यूरिक कैप है। तो ये हम रिसर्च करते रहते हैं कि ऑन दी करंट लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पे। ठीक है सर, अब आखिरी सवाल मेरा, जैसे आपने जिक्र किया कि 2014 के बाद आयुष के आने के बाद एक बूम दिखा है, ग्लोबली भी देखें तो एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसकी सच्चाई आप बता दीजिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी अब यूनानी पद्धति को रिकमेंडेशन मिल चुकी है। तो जब WHO किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है या अपनी मुहर ठप्पा उस पर लगा देता है, तो फिर वो दुनिया भर में मशहूर हो जाती है, उसको प्रमाणिकता मिल जाती है, सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो जो चीज़ें 2,500 साल पुरानी है उसको रिकॉग्निशन मिला है, तो ऑब्वियस सी बात है अब उसका बूम होगा, दुनिया भर में वो बाजार और खुलेगा। जी डेफिनेटली। आज से 3 साल पहले जामनगर में ये WHO का सेंटर खुला है ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, और उससे अब क्योंकि यूनानी भी एक रिकग्नाइज हो गई, आयुर्वेदिक भी रिकग्नाइज हो गई एज इंडिजिनस सिस्टम्स, और अब जो काम हुआ है उसमें WHO और इंडिया गवर्नमेंट के जो कोलैबोरेशन में, कि अब कोडिंग शुरू हो गई कि भाई एक डिजीज़ का नाम जो यूनानी में है उसका कोड उन्होंने एक कोडिफाई कर दिया है, ताकि कोई भी अगर बाहर इसको चेक करता है तो उसको फौरन वो नाम पता चल जाएगा कि यस दिस इज़ यूज फॉर दिस थिंग। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बूम आएगा इसमें, और आहिस्ता आहिस्ता ये रिकग्नाइज भी हो रहा है। जो कोशिश गवर्नमेंट की है कि भी इसको हम पूरा रिकग्नाइज करा दें ऑल ओवर इन द वर्ल्ड। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन दहलवी साहब, आपने वक्त निकाला और इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं वो लाभान्वित भी हुए होंगे, और आपको बहुत बहुत बधाई और आपकी कंपनी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।